पृथ्वीराज चौहान के दो इतिहास हैं, एक सच्चा और असली इतिहास, दूसरा भ्रम, मिथक, झूठ, असत्य का इतिहास, किंवदंतियों का इतिहास। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि सारे भ्रम, मिथक और किंवदंतियों को तोड़ करके सत्य इतिहास को सामने रखा जाए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आप निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान के असली इतिहास को जान पाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर शौर्य गाथा में आपका स्वागत करता हूं। पृथ्वीराज चौहान को लेकर के बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा चुका है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो पृथ्वीराज के बारे में बोला जा सके, लेकिन इस बहुत कुछ लिखने बोलने में इतना कुछ गलत भी जुड़ गया है और कितने भ्रम भी बन गए हैं, इतने मिथक भी क्रिएट हो चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान का असली इतिहास कहीं छुप गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि पृथ्वीराज चौहान के असली इतिहास को सामने रखा जाए और भ्रम और मिथक को तोड़ा जाए। पिछले दो वीडियो मैंने जयचंद और मोहम्मद गौरी के ऊपर बनाए थे, उन दोनों वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं उन सभी भ्रम की, मिथक की और जो गलत अवधारणाएं पृथ्वीराज चौहान को लेकर बनी हुई हैं, उनको एक एक करके तोड़ते हैं। मिथक नंबर 1, जो पहला भ्रम है कि पृथ्वीराज चौहान की जो ननिहाल थी वो दिल्ली के तोमरों में थी। अनंगपाल तृतीय उनके नाना थे और उनका लालन पालन दिल्ली में हुआ था। चूंकि अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया था और अंत समय में जब वो तपस्या के लिए स्वयं हिमालय चले गए तो वो दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था। ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से निराधार है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की ननिहाल दिल्ली के तोमरों में नहीं थी, बल्कि चेदी देश के कलचुरी हेहई वंशीय क्षत्रियों में थी। और सबसे बड़ी बात, जिस समय पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ है उस समय दिल्ली पर कोई भी अनंगपाल तृतीय नाम का कोई भी शासक शासन नहीं कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान का लालन पालन गुजरात में हुआ था, चालुक्यों के घर में। कुमारपाल उस समय वहां के शासक थे और दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान को गोद नहीं लिया गया था और गोद लेकर के दिल्ली दी हो, ऐसा भी नहीं था। यदि ऐसा होता तो शायद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासन ना मिल पाता, क्योंकि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जो थे वो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे और भारतीय वंश परंपरा के अनुसार बड़े भाई को ही शासन मिलता है। और उस परंपरा के चलते ही जगदेव को अर्णवराज के बाद शासन मिला था। जगदेव को हटा करके विग्रहराज चतुर्थ ने शासन स्थापित किया था, क्योंकि जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी और सामंतों का उसको किसी प्रकार का कोई भी संरक्षण या सहयोग प्राप्त नहीं था। विग्रहराज चतुर्थ जो कि परम प्रतापी राजा हुए हैं चौहान वंश के, और सही मायनों में चौहान वंश की पताका को विग्रहराज चतुर्थ ने ही चारों तरफ फैलाया था और राज्य को साम्राज्य बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने भी जीवन भर विग्रहराज चतुर्थ की ही पॉलिसीज का अनुसरण किया है। तो विग्रहराज चतुर्थ की अल्प समय में मृत्यु हो जाने के कारण पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को शासन मिल गया था। और जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है उस समय विग्रहराज चतुर्थ का सबसे छोटा बेटा नागार्जुन जो है वो बड़ा हो चुका था। तो यदि दिल्ली का शासन मिल जाता पृथ्वीराज को गोद लेकर के, तो शायद अजमेर का शासन नागार्जुन को ही मिलता। तो इसलिए ये पूरी तरह से भ्रम है, पूरी तरह से गलत है कि तोमर और चौहानों के बीच किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध था। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर थे और तोमरों में उनकी ननिहाल थी। भ्रम नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान की माता एक तोमर राजकुमारी थी और उनका नाम कमला देवी था। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। पृथ्वीराज चौहान की माता कलचुरी हेहई वंश क्षत्रिय राजवंश की राजकुमारी थी, चेदी देश की राजकुमारी थी। उनका नाम कमला देवी नहीं कर्पूरी देवी था। भ्रम नंबर 3, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपसी रिश्तेदारी थी। एक कहानी बनी हुई है कि अनंगपाल तृतीय की एक बेटी का विवाह चौहानों में हुआ था और दूसरी बेटी का विवाह गहड़वालों में हुआ था। उस हिसाब से जो पृथ्वीराज और जयचंद जो है वो आपसी रिश्तेदार थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले तो पृथ्वीराज चौहान का ही किसी तरीके से तोमरों से कोई संबंध नहीं था, उनके नाना वगैरह नहीं थे वो। और इसी प्रकार गहड़वालों का भी किसी प्रकार कोई संबंध तोमरों से नहीं था। तो ये जो भ्रम फैलाया गया है कि वो दोनों मसेरे भाई थे, किसी में कहा गया है वो साड़ू थे, तो वो पूरी तरह से गलत था और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच भी कोई रिश्तेदारी, कोई रिश्ता नहीं था। भ्रम नंबर 4 है कि दिल्ली पर चौहानों का
अधिपत्य था और तोमर उनके अधीन थे। ये भी एक भ्रम है, इस पे इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि चौहानों का दिल्ली पे शासन था, कुछ कहते हैं कि तोमरों का शासन था, कुछ कहते हैं तोमर गहड़ वालों के सामंत थे, कुछ कहते हैं चौहानों के सामंत थे। लेकिन इनमें तथ्यात्मक रूप से कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज के अभिलेख मिलते हैं जिसमें हरियाणा पर उनके अभियान की बात आती है सामने। इसी तरह से विग्रहराज चतुर्थ का जो हरियाणा का अभिलेख मिला है उसमें भी आता है कि उन्होंने हरियाणा को विजय कर लिया था और दिल्ली को भी विजय कर लिया था। हरियाणा और दिल्ली दोनों पर ही तोमरों का ही राज्य था। लेकिन ये निश्चिंत है कि हरियाणा पर चौहानों का शासन था बाद में विग्रहराज चतुर्थ के बाद। जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली पर ऐसा माना जाता है कि तोमर जो थे वो चौहानों के सामंत थे। लेकिन बाद की रिसर्च में गौरी शंकर ओझा जी के समय तक ये बात मानी जाती थी कि तोमर जो है वो चौहानों के सामंत थे। लेकिन बाद के इतिहासकारों के द्वारा ये बात प्रमाणित की गई कि तोमरों की अपनी मुद्राएं और उनका स्वतंत्र शासन था। इस बात को भी माना गया है। तो दिल्ली पर तोमरों का शासन तो था, लेकिन दूसरी बात जो निश्चित तौर पर है वो ये है कि तोमरों का चाहे दिल्ली पे स्वतंत्र शासन था, लेकिन वो चौहानों के वर्चस्व को स्वीकार करते थे, उनके प्रभाव को स्वीकार करते थे। वो चाहे उनके सामंत थे या नहीं थे, वो स्वतंत्र शासक थे या नहीं थे, लेकिन वो चौहानों के वर्चस्व और पृथ्वीराज के वर्चस्व को, उसके प्रभाव को, उसकी शक्ति को स्वीकार करते थे और उसी की पॉलिसीज का अनुसरण करते थे। गोविंदराज तोमर के द्वारा तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया गया था और यह सिद्ध करता है कि वो चौहानों के साथ ही थे। और भी कई बातें हैं जिससे सिद्ध होता है कि चौहानों का दिल्ली पर वर्चस्व तो था, चाहे तोमर दिल्ली के स्वतंत्र शासक ही क्यों ना हो। भ्रम नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच जो शत्रुता थी वो संयोगिता को लेकर के है। संयोगिता को लेकर के भी इतिहास में दो मत है, एक संयोगिता काल्पनिक थी, एक संयोगिता ऐतिहासिक थी। तो इसमें दोनों तरह की राय है और दोनों को सिद्ध करने का प्रयास भी करा है इतिहासकारों ने। लेकिन मेरा कहना यह है संयोगिता ऐतिहासिक थी या मिथक थी ये एक अलग विषय है, लेकिन संयोगिता इतनी महत्वपूर्ण कभी भी नहीं थी कि संयोगिता की वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता हुई थी, और ना ही कोई संयोगिता हरण जैसी स्थिति कभी हुई थी। तो संयोगिता एक चरित्र जरूर रही होगी पृथ्वीराज के जीवन में, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि उसकी वजह से इन दोनों के बीच में शत्रुता हुई। गहड़ वालों और चौहानों के बीच में जो शत्रुता थी उसका कारण था कि दोनों के ही साम्राज्य विशाल थे और पूरे उत्तर भारत में उनसे बड़ा तीसरा साम्राज्य कोई नहीं था, तो निश्चित रूप से उनका टकराव होना आवश्यक था। इसके अलावा दिल्ली को लेकर के बुलंदशहर जो वारण के नाम से जाना चाहता था, इनको लेकर के दोनों के बीच में टकराव था, क्योंकि वारण पे उस समय डोड राजपूतों का नियंत्रण था और दिल्ली पर तोमरों का था। तो ये दोनों को लेकर के भी उनके बीच प्रतिस्पर्धा थी और उन दोनों के साम्राज्य जो कि बढ़ चुके थे, तो महत्वाकांक्षाओं का भी टकराव था, इसलिए उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन उसका कारण संयोगिता नहीं थी। और भ्रम नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान की एक बहन थी जिसका नाम था प्रथा, और उसका विवाह जो है वो मेवाड़ के समर सिंह गहलोत के साथ हुआ है। ये भी पूरी तरह से निराधार सिद्ध हो चुका है। समर सिंह गहलोत का समय जो है वो 14वीं शताब्दी में है और ये 12वीं शताब्दी की बात है, तो ये पूरी तरह से निराधार तथ्य है। पृथ्वीराज चौहान ने 21 बार मोहम्मद गौरी को माफ किया, ये भी एक भ्रम है, ये भी पूरी तरह से निराधार है। पृथ्वीराज चौहान ने 21 बार, 17 बार, 11 बार, 13 बार, अलग अलग संख्याएं अलग अलग उनमें दी गई है, ये पूरी तरह से निराधार तथ्य है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ऐतिहासिक रूप से केवल 2 युद्ध हुए थे और वो तराइन में हुए थे 1191 और 1192 में। 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी और 1192 के युद्ध में पराजय हुई थी। इसके अलावा उन दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। हाँ, उनकी सीमाएं जरूर जब टकराने लगी थी तो तनाव की स्थिति रहती थी, जैसे आज भारत पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है, सीज फायर का उल्लंघन होता है, छोटी मोटी मुठभेड़ें होती हैं, ये सब वहाँ चलता रहता था और वो कई बार हुआ, लेकिन वो युद्ध नहीं थे, वो मुठभेड़ें थी, लड़ाइयाँ थी और जो सेनाएं आपस में ही निपट लेती थी। इनमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का कभी आमना सामना नहीं हुआ। ऐतिहासिक रूप से उनके बीच में 2 ही युद्ध हुए हैं, 1191 और 1192 का। एक और भ्रम है कि चौहान जो हैं वो अग्निवंशी हैं, ये भी एक भ्रम है, क्योंकि 973 से लेकर के 1543 ईस्वी संवत तक जितने भी शिलालेख मिलते हैं उसमें इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है कि चौहान जो हैं वो अग्निवंशी हैं। विग्रहराज चतुर्थ का एक शिलालेख है जिसमें इनको सूर्यवंशी होना लिखा है। इसी प्रकार नयन चंद्र सूरी ने अपने हमीर महाकाव्य में भी इनको
सूर्यवंशी होना लिखा है। पृथ्वीराज विजय में भी इनका सूर्यवंशी होना ही लिखा है। और भी कई बिजोलिया का शिलालेख है, या इसके अलावा भी और कुछ शिलालेख और अभिलेख हैं जहाँ इनके सूर्यवंशी होने का उल्लेख मिलता है। तो पृथ्वी जो चौहान थे वो सूर्यवंशी थे। अब ये अग्निवंशी वाली बात कैसे आई होगी, इस पर इतिहासकारों का तर्क है कि जो पृथ्वीराज चौहान के दादा थे अर्णोराज, उनके नाम का जो दूसरा अर्थ होता था वो अनल होता था, अर्थात अग्नि होता था, इसलिए उनके वंशजों को अग्निवंशी मान लिया गया है। लेकिन ये भी एक कल्पना है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ऐतिहासिक रूप से ये तथ्य स्पष्ट है कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी हैं, अग्निवंशी नहीं। इन सब भ्रम और सत्यता के बीच में जो कुछ दब जाता है वो जब दब जाता है पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व। पृथ्वीराज चौहान को योद्धा मान लिया गया है, विलासी मान लिया गया है और रास रंग में डूबा हुआ राजा मान लिया गया है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण व्यक्तित्व की कभी बात ही नहीं होती है। पृथ्वीराज चौहान का लालन पालन जो हुआ था चालुक्य क्षत्रियों के बीच में हुआ था और उनको सभी तरह की शिक्षा दी गई थी। उस समय भारत में 6 भाषाएं प्रचलन में थी, जिनमें संस्कृत, मागधी और प्राकृत मुख्य रूप से प्रयोग में थी। पृथ्वीराज चौहान को 6 की 6 भाषाओं का ज्ञान था, वो सभी भाषाओं में पारंगत थे। उनको वेद, उपनिषद, वेदांत, व्याकरण, मीमांसा, स्मृति और राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, योग सबकी शिक्षा दी गई थी और वो सब में पारंगत थे। इसके अलावा संगीत और चित्रकला का भी उन्होंने अध्ययन किया था और उसमें उनको विशेषज्ञता हासिल थी। पृथ्वीराज चौहान अपने समय के सबसे बड़े धनुर्धर थे। यदि उनकी तुलना महाभारत के अर्जुन और कर्ण से की जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस समय पूरे भारतवर्ष में पृथ्वीराज चौहान से बड़ा धनुर्धर नहीं था। पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी वाण चलाने में भी महारत हासिल थी। तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी पृथ्वीराज का कोई सानी नहीं था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो कि उस समय प्रचलन में थी वो ये थी कि पृथ्वीराज चौहान को भगवान राम का अवतार माना जाता था और ये माना जाता था कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। पृथ्वीराज चौहान को कई ऐतिहासिक उसमें पूर्ण पुरुष माना गया है। सभी कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण पृथ्वीराज चौहान पूर्ण पुरुष थे, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। मैंने इसमें सभी बातों को, भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है, पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व पे बात की है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो इसे शेयर जरूर करें, जिससे पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व का सही व्यक्तित्व सामने आ सके। धन्यवाद।